कक्षा 10 ए और बी वाले देखेंगे। नागरिक शास्त्र में आपका सोशल साइंस के नागरिक शास्त्र में आपका चौथा चैप्टर चालू हो रहा है। चैप्टर का नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले। अब इस पाठ में जाति धर्म और लैंगिक मसले क्या होते हैं इसके विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पे चर्चा करेंगे हम। तो उसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सामाजिक असमानताएं। सामाजिक असमानताएं क्या होती हैं उसके विषय में देखिए। सामाजिक असमानताएं समाज में सकारात्मक व नकारात्मक दोनों रूपों में विद्यमान होती हैं। कहने का मतलब है सामाजिक असमानताएं जो होती है सकारात्मक भी होती हैं और नकारात्मक भी होती हैं। ये राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। सामाजिक विभाजन तथा भेदभाव उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारकों में 3 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। अब जैसे ये राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। जैसी राजनीति होगी उसी तरीके से प्रभावित करते हुए चले जाते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों कारक। अब सामाजिक विभाजन तथा भेदभाव उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारकों में 3 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। आपका प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, सामाजिक विभाजन तथा भेदभाव को उत्पन्न करने वाले 3 कारक कौन कौन से हैं? तो उसमें आप लिखेंगे लिंग, धर्म और जाति। सामाजिक विभाजन तथा भेदभाव उत्पन्न करने वाले ये 3 कारक इस प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका लिंग, दूसरा है धर्म, तीसरा है जाति। किसी नई लाइन्स लिखेंगे, किसी भी समाज में ये अवश्य विद्यमान रहते हैं, चाहे जो भी समाज हो ये तीनों वहाँ पे विद्यमान होते हैं और समाज व राजनीति को प्रभावित करते रहते हैं। समय समय पर पूरे समाज को और पूरी राजनीति को प्रभावित करते रहते हैं। अगले हेडिंग है लैंगिक मसले और राजनीति। लैंगिक मसले, लैंगिक असमानता स्त्री और पुरुष का केवल लैंगिक विभाजन ही नहीं है, इसका आधार दोनों के बारे में प्रचलित मान्यताएं और पहले से निर्धारित सामाजिक भूमिकाएं हैं। कहने का मतलब है लिंग के आधार पर भी राजनीति होती है। ये स्त्री हैं, ये पुरुष हैं, ये इनका काम दूसरा है, स्त्री का काम दूसरा है, पुरुष का काम दूसरा है। इस तरीके से भी राजनीति समाज में होती रहती है। अगले हेडिंग डालेंगे निजी और सार्वजनिक का विभाजन। समाज में प्रारंभ से ही लड़के व लड़कियों के कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। परिवारों में ही श्रम का लैंगिक विभाजन दिखाई देता है। औरतों को गृहस्थी चलाने तथा बच्चों के पालन पोषण तक ही सीमित कर दिया जाता है तथा घर के बाहर के कार्य व आदमी जुटाना पुरुषों के कार्य में होता है। जैसे जो गृहस्थी का कार्य होता है, जैसे खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, ये सब औरतों को ही प्रदान किया गया है। बाहर के सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए पुरुष को दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के कार्यों को नहीं कर सकते। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष होते हैं और अधिकांश महिलाएं भी घर के बाहर के काम करती हैं। आप शहरों में जाएंगे, होटलों में जाएंगे, उसमें देखेंगे जो दर्जी हैं और जो होटल में हैं वहाँ पे काम करने वाले लगभग सभी रसोइये जो होते हैं पुरुष होते हैं। क्योंकि वो गृहस्थी का ही कार्य होता है। वहाँ पे असमानताएं नहीं होती हैं और अधिकांश महिलाएं भी घर के बाहर के काम को करती हैं। शहरों में कोई गरीब स्त्री मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का कार्य करती हैं, वहीं अधिकतर मध्यम वर्गीय महिलाएं अपने घरेलू कार्य के अतिरिक्त आमदनी के लिए विभिन्न कार्यालयों कंपनियों में काम करती हैं। जैसे जो मध्यम वर्ग की महिलाएं होती हैं वे अपने जीविकोपार्जन के लिए घर का पूरा काम भी करती हैं और कई कार्यालयों में कंपनियों में काम भी करती हैं, लेकिन समाज में उनके कार्य को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। फिर भी समाज में उनका महत्व नहीं दिया जाता है। क्योंकि भारत देश जो है वह पुरुष प्रधान देश कहलाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रेय और वेतन की तुलना में वे पुरुषों से पीछे रह जाती हैं। वस्तुतः यही कारण निकल के आता है, सामाजिक श्रम विभाजन के कारण औरतें घर तक ही सीमित रह गई हैं। पुरुषों ने बाहर के सार्वजनिक जीवन पर नियंत्रण कर लिया है। कुल जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाएं हैं, लेकिन राजनीति व सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका सीमित ही है। लेकिन पहले के दौर में ये सब सीमित थी, लेकिन आज के समय में सब कुछ जो है निर्धारित किया गया है। जैसे उनको मतलब आरक्षण भी प्रदान किया गया है। पहले केवल पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने
करने, वोट देने व चुनाव लड़ने की अनुमति थी। लेकिन आज के समय में पुरुषों के समान महिलाओं को भी वह सभी अधिकार दे दिए गए हैं। आगे चलकर विश्व के लगभग अलग अलग हिस्सों में सामाजिक संगठनों द्वारा महिलाओं के अधिकारों की मांग की गई। इसे महिलाओं को वोट देने के अधिकार के साथ साथ सामाजिक व राजनीतिक विकास करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। शिक्षा व रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए। महिलाओं के विकास हेतु होने वाले आंदोलनों में सार्वजनिक जीवन में भी बराबरी की हिस्सेदारी की मांग की गई। महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु जो आंदोलन चलाए गए उन्हें नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। प्रश्न आपका यहाँ बनता है तो उसमें आप लिखेंगे महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु जो आंदोलन चलाए गए थे उन्हें नारीवादी आंदोलन कहा जाता है नारीवादी। अब उसमें देखो दिया गया एक्स्ट्रा में श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है। श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है? देखिए, काम के बंटवारे की वह अवस्था जिसमें घर के अंदर के सारे कार्य परिवार की महिलाएं करती हैं या अपनी देख रेख में घरेलू नौकरों नौकरानियों से कराती हैं, वो आपका श्रम लैंगिक विभाजन के दायरे में ही आता है। दूसरी हेडिंग इसी के अंतर्गत है नारीवादी। जैसे स्त्री और पुरुषों के समान अधिकारों एवं अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को नारीवादी कहा जाता है। नई लाइन से फिर देखेंगे लैंगिक विभाजन की राजनीति। हेडिंग यहाँ डाल लेंगे लैंगिक विभाजन की राजनीति। तो उसमें आप लिखेंगे लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और विकास के लिए भी की गई मांग ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका में वृद्धि की। वर्तमान में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्री, कॉलेज शिक्षक जैसे पेशों में भी महिलाओं की काफ़ी हिस्सा देखने को मिलता है, उनकी भागीदारी देखने को मिलती है, जबकि पहले इनकी संख्या बहुत कम होती थी। कुछ देशों जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है। भारत में स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार अवश्य हुआ, लेकिन अभी भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत पीछे हैं। इसका कारण भारतीय समाज का पितृ प्रधान होता है। कहने का मतलब है जहाँ पे पितृ प्रधान होते हैं वहाँ नारियों को कम व्यवस्था दी जाती है। अब पितृ प्रधान क्या होता है उसके विषय में देख लीजिए। इसका प्रयोग स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए पितृ प्रधान जिम्मेदार होता है या पितृ प्रधान कहलाता है।